सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 4 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले पेज पे खबर आ रही है, यूक्रेन ट्रेड टॉक्स ऑन टेबल एज जयशंकर विजिट्स यूके टुडे। इसके अलावा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के ओकेजन पे पीएम साहब ने गिर नेशनल पार्क को विजिट करा, तो वहाँ पे अपडेट है। यूके में इस समय हलचल चल रही है। यूके और फ्रांस मिलके प्रयास कर रहे हैं कि यूएस को मनाए यूक्रेन रशिया वॉर को समय रहते अब बंद करा जाए, स्टॉप करा जाए। और जो यूएस का एक बहुत ही एक नया रुख देखने को मिला है, उसे भी थोड़ा स्टेबल करा जाए और कुछ भी करके रीजन में, क्योंकि अल्टीमेटली यूरोप को इफेक्ट होने ही वाला है इस वॉर का, हो रहा है, कुछ पीस टॉक्स हो पाए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल्स की तरफ। और एडिटोरियल्स में बात करी है यूक्रेन रशिया मुद्दे को लेकर। आर्टिकल यहाँ पे है ओवल ऑफिस का, मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बीते कई दिनों से इसको लेकर आर्टिकल्स आ ही रहे हैं। द डिमिनिशिंग, ये पॉलिटिकल आर्टिकल है। एट ग्लोबल क्रॉस रोड्स, कैन यूरोप फाइंड द पाथ दैट एंश्योर्स यूक्रेन सिक्योरिटी इन इट्स ओन एंड बी अ द कॉज। सुमित गांगुली साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से इस पूरे मुद्दे को डिस्कस करा है हमारे साथ। थोड़ी सी आपको मैं अगर ब्रीफ दूँ यहाँ पे, तो हो क्या रहा है कि अभी यूके में, लंदन में, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की साहब सब मिले, बैठ के बात करी और इस वॉर को, रशिया के साथ जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसे समय रहते ख़त्म करने के लिए प्रयासरत हैं सब लोग, क्योंकि इससे क्षेत्रीय रीजन को नुकसान पहुंच रहा है, यूरोपियन यूनियन रीजन को खासकर। अब इस मीटिंग के बाद कीयर स्टामर और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और इमैनुअल मैक्रोन यूएस के पास जाएंगे एक अपना बात रखने के लिए कि यूएस जो थोड़ा सा एक बहुत ही अलग सा रुख अपनाया हुआ था, कुछ दिनों पहले न्यूज़ में भी देखने को मिला हमें, थोड़ा एरोगेंट सा, इस बीच से एक सॉल्यूशन निकाला जाए। When President Zelensky of Ukraine met with US President Trump and Vice President Vance in the Oval Office on February 8, a curious feature was that the meeting was held under the full glare of press, replete with the cameras. The conversation between Trump, Vance and Zelensky started out amicably, वो सब थोड़ी बहस वहस हो गई थी, आप जानते हैं चीज़ों को। आगे देखें क्या इसमें है। When Zelensky intervened, questioning Trump's diplomatic efforts, as is now well known, matters quickly became heated, soon degenerating into a three-way exchange of harsh words. बाद में जेलेंस्की सब छोड़ के चले गए थे, डिनर भी था मगर उन्होंने करा नहीं वहाँ पे। If anyone following this administration approach to brutal war in Ukraine had any lingering doubts about its stance, the Trump-Vance meeting with Zelensky should have effectively ended them. For Trump, forging a working relationship with Putin is far more important than standing by an ally in dire need of American diplomatic and military support. Reasons for Trump's willingness to reach a rapprochement with Putin did not need one to resort to any squalid conspiracy theories. Instead, at least three key factors can be easily adduced. First, Trump has a clear penchant for authoritarian leaders ranging from Putin in Russia to Viktor Orban in Hungary. He had, during his term in office, expressed an admiration for Xi Jinping, even as he had been at odds with the People's Republic of China. ये तो देखने को मिल रहा है कि ट्रम्प साहब का एक बहुत ही एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है इन अथॉरिटेरियन लीडर्स की तरफ. Second, though unstated, it is not difficult to infer that he sees Putin as a fellow Christian, while nationalist compatriot. Third, at a very different level, the geopolitics Trump had some of his key foreign policy advisors believed that reaching an understanding with Russia might enable Washington to help undermine the growing closeness between Moscow and Beijing. और ये भी कुछ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूएस इसलिए और रशिया को अपने साथ लेके चलना चाह रहा है क्योंकि आने वाले समय में अगर चाइना और रशिया का जो दोस्ती और मजबूत हो गई तो यूएस इसमें अकेला पड़ सकता है. एक पॉइंट ये भी है. इफ परसुइंग दीज गोल्स रिक्वायर्स ब्रेकिंग with European allies and abandoning Ukraine, it is evident that the current administration has few, if any, qualms in pursuing his strategy.
If the likes of President Emmanuel Macron of France and Prime Minister Keir Starmer of UK had entertained hopes that they could charm and flatter Trump to a restraint, if not dispense with his worst instincts, the recent meetings with the Zelensky has put a paid to such pipe dreams. In wake of this very public diplomatic meltdown, what ramifications ensue, both for Europe and Ukraine? It is already more than evident that predictable expectations, the major European countries are now rallying around Zelensky. ये तो होना ही था। जहाँ पे ट्रम्प साहब ने जेलेंस्की को कॉर्नर कर दिया, उनके सपोर्ट में यूरोपियन कंट्रीज़ आ गई। अब ट्रम्प साहब को यहाँ पे दोस्ती जो है ना रशिया के साथ करने में ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है कई मायनों में, कंपेयर टू यूरोप। यूरोप देखा जाए तो भी वैसे बहुत ही अस्थिर है अपने आप में, टूट ही रहा है यूरोप एक तरीके से। आधे से ज़्यादा इलेक्शन में तो रशियन इन्फ्लुएंस है ही यूरोप में, ये आरोप खुद ही यूरोपियन यूनियन के लीडर्स लगाते हैं। और यूरोप इकोनॉमिकली कुछ बचा भी नहीं है इतना विशेषकर। However, from Stammer to Macron and beyond, there has been clear expression of solidarity with Ukraine. Olaf Scholz, the outgoing German Chancellor, at a conference on security of Ukraine in London, reiterated this country's support for Ukraine's sovereignty and made clear that the war could not end on Russia's terms. आप देखिए कितना अपने में डाइवर्जन है व्यूज़ में कि ओलाफ शोल्स तो गए थे, मगर जो अभी वर्तमान में जर्मन में नए चांसलर चुने गए हैं, मर्स, वो नहीं गए। जाना तो उनको चाहिए था, चुने तो वो गए हैं। मर्स साहब का नहीं गए, कोई बात नहीं, मगर उनका बयान आता है कि ये सब जो है ना, जो यूएस में हुआ है, ये बहस वगैरह हुई है ज़ेलेंस्की साहब और ट्रम्प साहब की, ये सब स्टेज था। आप देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन अपने आप में ही बहुत बिखरा हुआ है आइडियोलॉजीज में। हंगेरी के विक्टर ऑर्बान के साथ अभी हाल ही में भी कई कंट्रोवर्सी चल रही हैं यूरोपियन यूनियन में। उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ लाए अपने यहाँ, जिसके तहत वो, मैं आपको आर्टिकल को टैग कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा पूरा। तो फिर से पूरे यूरोपियन यूनियन इकट्ठा होकर हंगेरी के पीछे पड़ गया कि आप कैसे इतने स्ट्रिक्ट नियम ला सकते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ के नाम पे, उनको कैसे आप LGBTQ+ कम्युनिटी की व्यूज़ या आइडियाज़ से दूर रखना चाह रहे हैं, क्या ये ह्यूमन राइट्स के लिए ठीक है, क्या ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ठीक है, वगैरह वगैरह। तो हंगरी का तो, और यूरोपियन यूनियन में कई देशों आज भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। अभी आप देखिए जॉर्जियन इलेक्शन, अर्जन आपका जॉर्जिया के इलेक्शन से फिर आपके 2-3 नाम मैं भूल रहा हूँ, मगर लोकल इलेक्शंस में भी सबसे बड़ा डिबेट वहाँ पे, आप कोई भी न्यूज़ चैनल या गूगल भी करेंगे तो मिलेगा आपको कि leaders are accusing each other for Russian influence in their elections. They are still living in that Soviet Union era hangover. आगे बढ़ते हैं। बाकी मून में प्राइवेट एजेंसी ने मून लैंडिंग करी है। फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू गोस्ट मिशन के तहत ब्लू गोस्ट लैंडर मून पे उतारा है। पहला प्राइवेट स्पेस मिशन है मून पे। Blue Ghost has taken 10 instruments that will test robotic drilling technology, carry out studies of surface and subsurface characteristics. तो ये नासा के साथ मिलके प्राइवेट मिशन है अपने आप में। The first flight to moon under the CLPS initiative was launched in January last year with Astrobotic Technology sending its Parisian mission. The mission could not reach the moon due to technical problems. प्राइवेट स्पेस को भी यूएस बहुत अच्छे से बढ़ा रहा है, यूरोपियन यूनियन भी इनफैक्ट। प्राइवेट एजेंसीज सबसे बड़ी तो अपने में टेस्ला ही है, स्पेस एक्स, उसके बारे में यहाँ सब दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा टॉपिक है। भारत के लिए इसमें यहाँ पे क्या है कि भारत का भी बहुत जल्दी मिशन एक जापान के साथ आने वाला है, ल्यूपेक्स मिशन। ये है भारत के साथ इंडिया प्लस जापान, और जापान का खुद का मून मिशन आने वाला है, वो है स्लिम। बाकी अब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को लेके आर्टिकल बहुत बढ़िया दे रखा है। India's net agriculture commodities exporter, with the value of its outward shipments consistently exceeding imports.
भारत फूड प्रोडक्ट्स में तो आज भी लीड करता ही है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, India's agricultural imports are dominated by two commodities, edible oils and pulses. Imports of edible oil, pulses had come down considerably from $3.9 billion in 2016 and $4.2 billion in 16-17 to a $1.7 billion for 5 years, ending 23 on the back of increased domestic production. अब देखिए अपने इतना बड़े प्रोडक्शन भी कर रखा पल्सेस का हमारे यहाँ पे कि हम जो पहले भारी मात्रा में इंपोर्ट कर भी रहे थे, आज हम बहुत ही कम कर दिया है इंपोर्ट करना. The current fiscal could end with imports crossing $5 billion for the first time. In edible oils, the outgo during 2025 is expected to be highest after 21. इवन एडिबल ऑयल्स में हम बहुत ही भारी मात्रा में ट्रांश एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत बड़ा लॉट अपने आप में. इन स्पाइसेस इंडिया इज बोथ एन एक्सपोर्टर एंड एन इम्पोर्टर. स्पाइसेस में in 2024 India's imports of pepper and cardamom exceeded its corresponding exports of 17 and 7,000 tons. In other words, it is a net importer of these two ट्रेडिशनल प्लांटेशन स्पाइसेस. मतलब बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टोरी है भारत की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को लेके. फिलहाल आज की क्विक एनालिसिस में रखते हैं. आप पूरा आर्टिकल पढ़िएगा अखबार अच्छे से समय देके. हमारा जो प्रयास था क्विक एनालिसिस में आपको एक ओवरव्यू देना कि आज के अखबार में आया क्या है. जैसे कि बहुत से बच्चों के मन में डर रहता है कि अखबार पढ़ना ज़रूरी है मगर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, या फिर एक बार खोल के देखने में मन नहीं करता है, कुछ समझ में नहीं आता है. इसीलिए हमने एक क्विक एनालिसिस सीरीज शुरू करी थी जिसके माध्यम से आपको एक क्विक ओवरव्यू मिल जाए ताकि उसके बाद आप अखबार को बहुत ही कंफर्टेबली पढ़ना शुरू करें. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपको कोई बताने वाला हो. फिलहाल आज के लिए रखते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. थैंक यू.